हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग चाइल्डहुड डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, तो वैसे ही आज हम एक कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसका नाम है ADHD, जिसको हम अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। जैसे कि एडीएचडी को हम अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, और ये इसकी होती है एक तरीके से इसकी फुल फॉर्म एडीएचडी की, और इसको हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। एडीएचडी हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे एडीएचडी को हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। और ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ओके, और बेसिकली ये क्या इफ़ेक्ट करता है? ये बेसिकली चाइल्ड की सक्सेस को इफ़ेक्ट करता है स्कूल्स में। बेसिकली इफ़ेक्ट्स चाइल्ड सक्सेस एट स्कूल्स, एंड इट ऑल्सो कैन अफेक्ट द रिलेशनशिप्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये ना रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है चाइल्ड की, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेशनशिप हो, चाहे वो उसके फ्रेंड्स से रिलेशनशिप हो, चाहे वो उसके टीचर से रिलेशनशिप हो, तो वो उन सब चीज़ों को भी अफेक्ट करता है ये ADHD, जिसे हम हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जैसे हमने बोला था, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसको हम न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं या बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल बात एक ही है। ठीक है, अभी हमने बोला हुआ है कि डेफिनेशन में कि इट अफेक्ट्स प्री स्कूलर, जो प्री स्कूलर चिल्ड्रंस होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो अडोलेसेंट्स होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं। ये एडीएचडी डिसऑर्डर इन सबको अफेक्ट करता है। और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एडीएचडी के, जो मतलब इन कैरेक्टर्स के बिना हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एडीएचडी को। ये कैरेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं एडीएचडी वाले बच्चे में, जो कि होते हैं इम्पल्सिवनेस। एडीएचडी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इम्पल्सिवनेस, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। अब हाइपर एक्टिविटी उसको हो भी सकती है बच्चे को, और नहीं भी हो सकती, लेकिन इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन ये एडीएचडी के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते ही होते हैं, मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इम्पल्सिवनेस, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। ओके, तो ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि ये एक न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और बेसिकली जो कैरेक्टराइज करा जाता है वो इम्पल्सिवनेस, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी से करा जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी इसकी है कि ये बेसिकली 1.7% प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ये 1.7% प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, और बेसिकली ये जो है बॉयज़ को 4 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। एक तो ये प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये बॉयज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये इसकी थी एपिडेमोलॉजी, मतलब कि किनको ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईटियोलॉजी, मतलब इसके क्या क्या कारण है कि किसी बच्चे को एडीएचडी कैसे हो सकता है, एडीएचडी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एडीएचडी के सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर कैसे हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर ऐसे हो सकता है कि अगर उसके भाई बहनों को एडीएचडी है तो हो सकता है, या फिर उसके पेरेंट्स एडीएचडी से सफ़र कर रहे हैं तो बच्चे को होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, मतलब कि जीन्स में ही चलता हुआ आ रहा है, इनहेरिटेड है। ठीक है, तो ये होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। अब आते हैं टॉक्सिन्स लाइक लेड, मतलब अगर किसी को लेड पॉइजनिंग हो गई है, लेड की जो मात्रा होती है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, उससे पॉइजनिंग हो गई है, तो इस वजह से भी जो है एडीएचडी हो सकता है। बाकी आते हैं मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर्स तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो हर किसी में देखने को मिलते ही हैं, मतलब कि केसेस में। तो मैटरनल फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन है, मदर का पुअर न्यूट्रिशन, मतलब कि जो मैटरनल माल न्यूट्रिशन बोलते हैं जिसको हम, अगर वो है, स्मोकिंग करती हैं मदर, ड्रग एब्यूज़ करती हैं, या फिर अल्कोहल का यूज़ करती हैं, अल्कोहलिक मदर है, तो उनके जो बेबी होता है उनको एडीएचडी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीजेज़ या डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
अब आता है इलनेस। इलनेस लाइक जैसे कि इलनेस बोल सकते हैं या फिर इन्फेक्शन बोल सकते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस या एनएनसेफेलाइटिस। मतलब कि अगर ये वाले इन्फेक्शन प्रेजेंट होंगे तो भी एडीएचडी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, बॉडी से रिलेटेड होते हैं, इस वजह से। तो ये थे हमारे एटियोलॉजी। बेसिक एटियोलॉजी जो होती है वो ये होती है कि जेनेटिक फैक्टर एंड लेड पॉइजनिंग, देन मैटरनल हैबिट्स, देन आते हैं इलनेसेस एंड इन्फेक्शन। तो ये थे हमारे बेसिक एटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कॉमन साइंस, मतलब इसके कॉमन साइन क्या होते हैं एडीएचडी के। जैसे हमने बताया था कि एडीएचडी की जो क्लासिफिकेशन होती है या फिर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 3 टाइप से हम एडीएचडी को कर सकते हैं कैरेक्टराइज। फर्स्ट है इनअटेंशन, देन सेकंड है इम्पल्सिविटी, देन थर्ड है हाइपर एक्टिविटी। तो सबसे पहले इनअटेंशन। इनअटेंशन में होता है कि जो बच्चा होता है वो अटेंटिव नहीं रह पाता, इम्पल्सिविटी में उसको इम्पल्सिस आती हैं, एंड हाइपर एक्टिविटी में वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो यही इसके कॉमन साइंस होते हैं। अब इस इनअटेंशन के अंदर है कि इट इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जो बच्चा होता है वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, मतलब कहीं भी वो अटेंटिव नहीं रह पाएगा, एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हैज़ ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर पाता, अपने जो टास्क होता है उनको कंप्लीट नहीं कर पाता है। डिस्प्लेस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, उनको जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने में। जो भी चीज़ें जैसे कोई फंक्शन है तो उन सब चीज़ों में उसको मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देन एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी लिसनिंग वाइल अदर्स आर स्पीकिंग, जब दूसरे बोल रहे होते हैं तो वो उनकी बातें सुन नहीं पाता आसानी से, उसको प्रॉब्लम होती है उसमें भी। ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है, वो डेली एक्टिविटीज़ की चीज़ें भूलने लग जाता है। ऑफन लूजेस थिंग्स, जो उसकी चीज़ें हो जाती हैं उनको भी खोने लगता है, क्योंकि उसको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहता अपने को आप को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। एंड हैज़ टेंडेंसी टू डे ड्रीम, वो दिन में ही मतलब सपने देखने लगते हैं। क्लास, ऐसे कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में बैठे बैठे ही मतलब किसी और ही दुनिया में होते हैं, तो वही वाली चीज़ है कि उनकी टेंडेंसी होती है डे ड्रीमिंग की। जैसे कि मतलब बच्चे, जैसे छोटे बच्चे डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, क्लास में अटेंटिव नहीं रहते, तो वही इन अटेंशन के सारे ये जो हैं ये होते हैं इसके साइंस। अब आते हैं इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब कि एकदम से इम्पल्सिस आती हैं, उनकी तरफ रिएक्ट करते हैं ये बच्चे। जैसे कि इसमें एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी वेटिंग फॉर हिज और हर टर्न, अपनी चांस आने का वेट नहीं कर पाते। हैज़ ट्रबल वेटिंग अंटिल अ क्वेश्चन इज फिनिश्ड, मतलब कि क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही आंसर करना, उनसे वेट नहीं होता, वो किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर पाते। ऑफन इंटरप्ट्स अदर, दूसरों को भी इंटरप्ट करते हैं, मतलब परेशान करते रहते हैं दूसरों को भी, वो उनको मौका नहीं देते। देन आता है हाइपर एक्टिविटी, एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। स्क्यूमर्स बैल सिटिंग, मतलब कि बैठे बैठे एकदम से ही वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। डोंट स्टे सीटेड, एक जगह पर नहीं बैठ सकते। हैज़ ट्रबल प्लेइंग क्वाइटली, शांति से बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं। वो रेस्टलेस होते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। एंड टॉक एक्सेसिवली, मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये होते हैं इनके कॉमन सिम्टम। इनअटेंशन मतलब कि बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहता है, जो जैसे कोई बच्चा इनअटेंटिव रहता है वैसे इसमें आप साइलेंट सिम्टम लिख सकते हैं। इम्पल्सिविटी में जैसे कि नॉर्मल इम्पल्सिस आती हैं, ठीक है, नॉर्मल एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वैसे साइलेंट सिम्टम हम लिख सकते हैं इसमें। देखिए, बहुत कॉमन साइंस होते हैं एडीएचडी वाले बच्चे के। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसके बेसिक डायग्नोसिस हैं, सबसे पहले हिस्ट्री एंड क्लिनिकल इंटरव्यू। हमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करनी है पेरेंट्स से, ठीक है, और क्लिनिकल इंटरव्यू लेना है बच्चे का कि किस लेवल तक उसको हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, किस लेवल तक इनअटेंटिव है, किस लेवल तक इम्पल्सिविटी शो करता है। तो कि क्लिनिकल इंटरव्यू जो है बेसिकली उसका एक एग्जामिनेशन होता है। देन बिहेवियरल रेटिंग स्केल, एक बिहेवियरल रेटिंग स्केल होता है जो कि एक क्लिनिशियन यूज़ करते हैं। बिहेवियरल रेटिंग स्केल एक क्लिनिशियन यूज़ करते हैं जो आइडेंटिफाई करता है एडीएचडी को। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन शो करता है उसकी हाइपर एक्टिविटी को, उसकी इम्पल्सिविटी को। देन लेबोरेटरी टेस्ट इसलिए करते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी किसी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, तो इसलिए हमें लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म कराने होते हैं। देन गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड टीचर, जो भी उसके टीचर्स हैं, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, उनसे जो है हमें
ये सारी जो है इंफॉर्मेशन लेनी होती है चाइल्ड के बारे में कि चाइल्ड जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करता है, अपनी डेली लिविंग में कैसे रिएक्ट करता है। तो ये होते हैं इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऐसे इनके डायग्नोसिस करे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी मतलब कि मेडिकेशन, और मेडिकेशन हमेशा जो देते हैं हम वो सिम्टोमेटिक होती हैं, सिम्टम के हिसाब से होती हैं। तो सबसे पहले सिम्टम इसके तो बेसिकली यही होता है, इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब कि वो हो सकता है डिप्रेस्ड हो, डे ड्रीम में हो। ठीक है, तो डिप्रेस्ड होगा, डे ड्रीम में होगा तो एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं। देन एंटी साइकोटिक्स देंगे अगर वो हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है। देन स्टिमुलेंट्स देते हैं, वो इनअटेंशन को हटाने के लिए स्टिमुलेंट्स देते हैं ताकि वो अटेंटिव रहे। ठीक है, अभी हम देते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर में, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली क्या कराते हैं, ये इसको हम सीबीटी भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली बच्चे को हमें कॉग्निशन के बारे में सिखाना होता है, उसके साथ साथ बिहेवियर लर्न कराने होते हैं। जैसे कि उनको पढ़ाई भी कराएंगे, साथ साथ कॉग्निशन भी सिखाएंगे, लर्निंग, रीडिंग, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। उसके साथ साथ उसको बिहेवियर अडेप्ट करना सिखाते हैं। देन आता है सोशल स्किल ट्रेनिंग, मतलब सोशली उसको कैसे रहना है ये सब चीज़ें सिखाते हैं। देन आते हैं फैमिली एजुकेशन, उसकी जो भी फैमिली है उनको एजुकेट करना है। ओके, तो ये थे हमारे बेसिक ट्रीटमेंट प्लान्स, दैट इज़ फार्माकोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं एडीएसडी में? तो सबसे पहले आता है कि हमें एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप करना है चाइल्ड के साथ। अगर हम ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तभी वो हमसे अपनी जो भी बातें होगी वो सब चीज़ें वो शेयर कर पाएगा। देन आता है इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट। हमें एक सेफ इन्वायरमेंट इंश्योर करना है ताकि वो हमसे जो है, ताकि वो सेफ्टी रहे, उसकी सेफ्टी मेजर के हिसाब से हमें देख के चलना है कि बच्चे को चोट ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, कूदता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस वजह से हमें उसको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है बच्चे की। देन प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट दैट इज़ फ्री ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जो हर डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो, मतलब कि वही चीज़ है कि सेफ्टी के हिसाब से इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन आस्क द पेशेंट टू रिपीट इंस्ट्रक्शन। अभी हमें पेशेंट से भी कहना है कि जो हम बोल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को आप रिपीट करो, जिससे उसका कॉग्निशन भी इम्प्रूव होगा, प्लस वो अटेंटिव रहेगा चीज़ों को लेकर। देन गोल्स इस्टेब्लिश करने हैं हमें, उसके ट्रीटमेंट के लिए गोल्स भी इस्टेब्लिश करने हैं, जिससे जो है उसके जो टास्क है, जो भी टास्क है वो जल्दी से कंप्लीट हो पाए। देन असिस्ट पेरेंटिंग स्किल लेवल, मतलब कि पेरेंट्स को भी असिस्ट करना है, उनको भी इनके भी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एंड फिजिकल जो भी स्ट्रेंथ्स है, जो भी लिमिटेशंस है, वो सब चीज़ें भी बतानी है, वो सब चीज़ें भी असिस्ट करनी है, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के डिसऑर्डर्स में। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल, जो भी चाइल्ड के डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल है, वो सब चीज़ें जो है हमें पेरेंट्स को सिखानी है, उनको बतानी है। प्लस एक अच्छे पेरेंटिंग टेक्निक क्या होती है, ये सब चीज़ें भी हमें पेरेंट्स को सिखानी होती है। अब आता है कोऑर्डिनेट ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान। हमें जो भी ट्रीटमेंट प्लान है वो सब चीज़ें कोऑर्डिनेट करके चलनी होती हैं स्कूल्स के साथ, बच्चे के साथ और उसकी फैमिली के साथ, ताकि उसको कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को, एडीएसडी वाले बच्चे को। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे वो कहीं पे भी है, वो अपने आप को मैनेज कर पाए। तो इसलिए हमें एक ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान जो है कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। तो ये कुछ बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जो एज अ नर्स हम सबको पता होने चाहिए। तो ये था हमारा एडीएसडी आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।